औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिज़वान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, एक इंतहाई अहम टॉपिक जिसका नाम है कैंसर। कैंसर के बारे में तो सब लोग ही जानते होंगे, किसी ना कहीं आपने कैंसर का जो लफ्ज़ है वो सुना ही होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैंसर क्या है और कैंसर की कितनी अक़साम हैं और किस तरीके से हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न इज़ कॉल्ड कैंसर। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, स्कीमेटिक सेल जैसा कि स्किन के सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं। इस तरीके से बहुत टाइप के सेल पाए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कौन से आर्गन के वो सेल हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, पुराने सेल की डेथ हो जाती है और नए सेल बन जाते हैं उसकी जगह। तो जो नए सेल बनते हैं या जो पुराने हैं उनकी जो डेथ होती है, ये चीज़ कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। कौन से सेल नए बनने हैं, कितने बनने हैं, कब बनने हैं, और जो पुराने सेल हैं उनकी डेथ होनी है, कितने सेल की डेथ होनी है, कब होनी है, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल कर रहा है वो भी एक सिस्टम है। अब ये जो रेगुलेटरी सिस्टम है जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, अगर वो ठीक काम कर रहा है तो बैलेंस होगा। जितने सेल बनेंगे उतने ही सेल की डेथ होगी, यानी कि जितने सेल बॉडी से ख़त्म हो रहे हैं पुराने, उतने नए सेल बन जाएंगे अगर ये जो सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर ये सिस्टम ठीक काम नहीं करता तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बॉडी को उन सेल की ज़रूरत भी नहीं होती और ना ही पुराने सेल की डेथ हुई होती है, लेकिन फिर भी नए सेल जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इतने ज़्यादा बन जाती हैं कि वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया। कैंसर की तरफ आते। कैंसर जो है अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल जब बगैर किसी कंट्रोल के अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो उसको हम कैंसर कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल केयरफुली रेगुलेटेड, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी बॉडी में हर सेल जो है वो नए सेल को जन्म देता है। अब नए सेल को जो जन्म देना है, कितने सेल को जन्म देना है, वो एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। अगर वो सिस्टम, मैंने पहले भी बताया, अगर ठीक काम कर रहा है तो सेल डेथ एंड बर्थ आर बैलेंस्ड। जितने सेल नए बनेंगे और पुराने सेल जितने डेथ होगी वो बैलेंस होगा। यानी फ़र्ज़ कर ले 5 नए सेल बन रहे हैं तो लाजमी है कि 5 पुराने सेल की डेथ हो रही होगी, बैलेंस चलेगा अगर ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर ये सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिकदार में सेल जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, हालांकि बॉडी को उन सेल की ज़रूरत नहीं होगी। सम टाइम कंट्रोल ओवर सेल डिवीजन ब्रेक्स, बाज़ औक़ात इस कंट्रोल के ऊपर क्या आ जाता है, ब्रेक हो जाता है ये कंट्रोल। सो सेल प्रोड्यूस इन अनचेक्ड मैनर, और जो सेल हैं वो बगैर किसी कंट्रोल के, बगैर किसी आप कह लें मज़ाहमत के आप कह लें कि वो डिवीज़न करना शुरू कर देते हैं। अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर, और जब ये सेल बहुत ज़्यादा मिकदार में अनकंट्रोल फैशन में डिवाइड करना शुरू कर देता, बढ़ाना शुरू कर देता, तो वो ग्रुप ऑफ सेल जो कि अनकंट्रोल्ड डिवीज़न के बाद बना है उसको हम ट्यूमर कहते हैं। अब ये जो ट्यूमर है, ये जितने भी ओल्ड ऑर्गेनिज़म हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, मोस्टली जो बूढ़े हैं इंसान हैं, उनमें ट्यूमर होने के ज़्यादा चांस होते हैं, कैंसर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। रसौली कहते हैं वैसे ट्यूमर को हम। अब 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर है, 2 किस्म की रसौली होती है। एक होती है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि 2023 की स्कीम के मुताबिक ये चैप्टर लॉन्ग में है, तो आपने ये कैंसर जो है इसको लॉन्ग के तौर पर तैयार कर लेना है। तो 2 टाइप हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहले हम डिस्कस करेंगे बिनाइन ट्यूमर्स को। जो बिनाइन ट्यूमर जो है, ये ऐसी रसौली जो कि सेल उसमें जितने भी पाए जाएंगे वो
छोटे साइज़ के होंगे और लोकलाइज्ड होंगे। ऐसे कह लें कि ट्यूमर की टाइप जिसमें रसोली का साइज़ छोटा होगा और वो लोकलाइज्ड होगी। लोकलाइज से मुराद ये है कि बॉडी के फ़र्ज़ कर लें किसी हिस्से में अगर कैंसर है, ट्यूमर है, तो एक तो वो छोटे साइज़ का होगा और वो वहीं रहेगा, बॉडी में दूसरी जगह वो नहीं फैलेगा। ये नहीं है कि बॉडी के एक हिस्से में ट्यूमर था और वही ट्यूमर जो है बॉडी के दूसरे हिस्से में भी चला गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। ये छोटे साइज़ के होंगे और ये लोकलाइज्ड होंगे, ना ट्रांसफ़र टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे। बिहेव एज नॉर्मल सेल, और ये ऐसा देखने में लगेगा कि ये नॉर्मल सेल ही हैं, जैसा कि बॉडी के दूसरे हेल्दी सेल हैं वैसे ही बेनाइन ट्यूमर वाले सेल भी वैसे ही लगेंगे, नॉर्मल सेल लगेंगे, जैसा कि हेल्दी सेल लगेंगे, कैंसर सेल नहीं लगेंगे। हैव लिटिल डेलेटेरियस इफेक्ट, और इनका जो बॉडी है या बॉडी के इर्द गिर्द जो कैंसर के इर्द गिर्द सेल उन पे कोई ज़्यादा गहरा असर नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओनली इंटरफेयर विद देयर सेल हार्मोन सिक्रीशन, सिर्फ और सिर्फ ये जो काम करेंगे, जो रुकावट पैदा करेंगे, वो होगा कि इर्द गिर्द वाले जो सेल हैं जो वो कोई हार्मोन पैदा करते हैं, कोई केमिकल पैदा करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप कह लें कि रुकावट पैदा करेंगे, अदरवाइज़ ये कोई बड़ा कह लें काम या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ आएँ तो मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब दो ये जो टाइप्स हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, इनके दरमियान में डिफरेंस आ सकता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने तैयार कर लेना। डिवाइड मोर रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, मतलब एक सेल बनना तो उससे जल्दी से 2 बन जाएंगे, फिर 4 बन जाएंगे, इनकी स्पीड स्लो थी। डिवाइड रैपिडली या स्पीड से क्या लेकर रैपिडली डिवाइड करते हैं। इनवेडिंग सराउंडिंग सेल, और इर्द गिर्द वाले सेल पे भी असरअंदाज होते हैं। और इसके साथ साथ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड का जो सिस्टम है, ठीक है, जो ब्लड है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको हम निज़ाम दौरान खून भी कहते हैं, जिसमें आपको पता है हार्ट आता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स आती हैं और ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो ये जो आप कह लें कि तीनों हैं, ये मिलकर बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम कह सकते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। तो पहले ये स्किन के अंदर कैंसर सेल होंगे, वहाँ से ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है होल बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, होल बॉडी, बॉडी का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे खून की सप्लाई नहीं होती। तो ज़ाहिरी बात है अगर खून की सप्लाई हर बॉडी के सेल तक होती है, तो अगर ये कैंसर सेल जो हैं ब्लड में चलेंगे, इसका मतलब ये पूरी बॉडी के हर सेल के पास, ये हर बॉडी के पार्ट्स के पास ट्रांसफ़र हो सकते हैं अपनी ओरिजिनल साइट से जहाँ पे पहली दफ़ा कैंसर हुआ था, ठीक है। तो गेट इनटू बॉडी सर्कुलेशन, बॉडी सर्कुलेशन के अंदर चले जाते हैं, सेट अप एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, और फिर वहाँ पे एरिया बना देते हैं ताकि वहाँ से ये फैल सके। अवे फ्राम द ओरिजिनल साइट, अपनी ओरिजिनल साइट से दूर ये एक एरिया बना लेते हैं और वहाँ से भी आगे मज़ीद पूरी बॉडी में फैलने की कोशिश करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट सेकेंडरी एरिया ऑफ ग्रोथ, और वहाँ पे फिर एक एरिया बना देते हैं जहाँ पे वो मज़ीद डिवाइड करते हैं, मज़ीद डिवाइड करने के बाद फिर सर्कुलेशन से पूरी बॉडी में फिर आस्ता आस्ता फैल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कैंसर था ये इतना नुकसानदेह नहीं था, बॉडी में एक जगह पे रहता है, और ये कैंसर नुकसानदेह ज़्यादा है क्योंकि बॉडी में आस्ता आस्ता पूरी बॉडी में ये फैल जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कैंसर सेल कौन से हैं, नॉर्मल सेल कौन से हैं? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसर सेल। कैंसर सेल लेस डिफरेंशिएटेड देन नॉर्मल सेल। अब नॉर्मल सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड से मुराद ये है कि उनका डेफिनेट फंक्शंस होता है, ठीक है, और बॉडी के अंदर डेफिनेट लोकेशंस होती है, तो वो डिफरेंशिएटेड और अपना काम वो कह लें कि जो कोई ख़ास काम है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनको कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। लेकिन ये जो कैंसर सेल होंगे डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे, लेस डिफरेंशिएटेड होंगे। इसका मतलब ये नॉर्मल जो सेल को काम करना चाहिए वैसा काम ये नहीं कर पाएंगे। रैपिडली ग्रो सेल, और ये जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। मतलब नॉर्मल तौर पे आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में जब माइटोसिस होती है
तो वो जो सेल है वो सेल साइकिल जो 24 घंटों के बाद कह लें कि एक सेल 2 में डिवाइड होता है। लेकिन ये जो कैंसर सेल हैं ये हो सकता है कि ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हो। वो 24 घंटे में एक बनता था, अब कह लें 1 से 2 बनते थे, और हो सकता है कि ये जो कैंसर सेल है ये 12 घंटे में 2 बन जाते हैं या इससे भी ज़्यादा स्पीड से ये ग्रो कर सकते हैं। हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो। अब हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो से क्या मुराद है कि नॉर्मल तौर पे जब एक मैच्योर सेल होता है तो मैच्योर सेल के अंदर न्यूक्लियस का एक डेफिनेट साइज होगा, ठीक है। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस कम होता है, लेकिन जो कैंसर सेल हैं उनके अंदर क्या होगा कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है और न्यूक्लियस का साइज ज़्यादा होता है। तो हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो यानी कि न्यूक्लियस जो है वो नॉर्मल सेल के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा होता है, और यहीं से हम कह लें कि डायग्नोज कर सकते हैं ये कैंसर सेल है, ये नॉर्मल सेल है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, और इनके अंदर न्यूक्लियोलाई क्या है, ये प्रोमिनेंट होती है। यानी न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा न्यूक्लियस आपको पता ही है, न्यूक्लियाई विद इन न्यूक्लियस, यहाँ उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई, तो वो भी क्या होती है, वो प्रोमिनेंट होती है। मैनी माइटोसिस, और सेल जो है उसमें डिवीजन होती रहती है अनकंट्रोल्ड फैशन के अंदर। बाज़ दफ़ा ये जो सेल्स हैं इन्वेडिंग अदर सेल, और ये इर्द गिर्द वाले सेल पे भी क्या लें असरअंदाज होती हैं, और इसी को हम कहते हैं मैलिग्नेंसी, ठीक है। और कैंसर सेल का एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना ये मेटास्टेसिस कहलाता है, मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेसिस यानी कि मैलिग्नेंट कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह फैलने का जो अमल है उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, और इस अमल को हम मैलिग्नेंसी कहते हैं, इस वजह से इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। कैंसर काज्ड बाय म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल, कैंसर जो है वो स्किन के सेल में म्यूटेशन की वजह से होता है, और ऑलमोस्ट 3 से 20 टाइप की म्यूटेशन की वजह से ये कैंसर हो जाता है। अब म्यूटेशन किसके अंदर होती हैं, म्यूटेशन होती हैं उन जीन्स के अंदर जो कि सेल डिवीज़न करवाती हैं, उनके अंदर म्यूटेशन होती है और इसकी वजह से कैंसर जो है वो हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि ये जो कैंसर सेल हैं ये 2 बेसिक चेंजेस लेके आते हैं जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी में आस्ता आस्ता फैलना शुरू कर देते। नॉर्मल तौर पे सेल नहीं फैलते, अपनी लोकेशन पे ही रहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये 2 चेंजेस लेके आते हैं बॉडी के अंदर जिसकी वजह से ये बॉडी में किसी भी हिस्से में फैल सकते हैं। पहला नंबर पर क्या, ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद अदर सेल। अदर सेल से मुराद यहाँ पे ये है, फ़र्ज़ कर लें कि ये कुछ सेल हैं, इनमें से ये है कैंसर सेल, तो ये कैंसर सेल क्या करेगा, ये इर्द गिर्द वाले जो सेल हैं उनसे अपना ताल्लुक़ क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा, तोड़ लेगा, क्योंकि जो इर्द गिर्द वाले सेल हैं वो भी एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं, एक दूसरे के फंक्शन पे असरअंदाज होते हैं, वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कह लें कि काम करते हैं। जब भी कोई काम करना हो इर्द गिर्द वाले सेल मिल के काम करते हैं, तो ये अपना क्या करेंगे, इर्द गिर्द वाले सेल से कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेक कर लेंगे, ये अकेले हो जाएंगे ताकि दूसरे सेल इन पर असरअंदाज ना हो सके। ओवर रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय द बेसल लैमिना। अब होता क्या है कि हर सेल के जो ग्रुप है उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री सी होती है, उसको हम कहते हैं बेसल लैमिना। ये जो बेसल लैमिना है ये हर आर्गन के इर्द गिर्द होती है। जिस तरह से हम कह लें कि स्टमक है तो स्टमक के बेसल लैमिना होगा जो कि स्टमक के सेल को दूसरे सेल आर्गन के अंदर जाने से रोकते हैं। इस तरीके से लंग्स के एक सेल होंगे तो लंग्स की भी बेसल लैमिना होगी जो लंग्स के सेल को लंग्स से बाहर सर्कुलेशन में दाखिल होने और वहाँ से किसी और आर्गन में जाने से रोकती है। ये किस्म की दीवार है। तो ये जो कैंसर सेल क्या करते हैं, ये इस बेसिक जो लैमिना है इसकी ब्रेकडाउन कर देते हैं। जब ये ब्रेकडाउन हो जाएगी तो ईजिली जो कैंसर सेल हैं, जिस तरह स्टोमिक के अंदर कैंसर हो गया तो स्टोमिक के सेल जो हैं वो
स्टमक से बाहर आ सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए, और हो सकता है वो ब्लड के ज़रिए लंग्स तक पहुँचे। अब लंग्स का अगर मुआयना करेंगे तो लंग्स के अंदर तो लंग्स वाले सेल होने चाहिए, लेकिन जब उसका मुआयना किया जाए तो लंग्स के अंदर अगर स्टमक वाले सेल आ गए, इसका मतलब ये है कि ये मेटास्टैटिक कैंसर है, क्योंकि बेसल लैमिना ख़त्म हो चुके और जो स्टमक के सेल है वो कैंसर सेल में सर्कुलेशन के ज़रिए पहुँच गए हैं। प्रोलिफरेट अनलिमिटेड विद आउट चेक्स एंड प्रोग्राम ऑफ द बॉडी। नॉर्मल तौर पे मैंने बताया कि हर एक जो बॉडी है उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम होता है और वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है, लेकिन ये क्या करती हैं, ये उन चेक्स उन प्रोग्राम के हाथ में ही नहीं आते और अनकंट्रोल फैशन में बॉडी के पूरे हिस्से में पूरी बॉडी में ये फैलना शुरू कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था कैंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।